कभी सोचा है कि प्राचीन भारत में छोटे छोटे कबीलों से इतने बड़े बड़े साम्राज्य आखिर बने कैसे? अच्छा, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। चलिए मेरे साथ सीधे चलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में और शुरू करते हैं ये जबरदस्त कहानी। तो सवाल बहुत सीधा सा है ना? कि भाई एकदम स्क्रैच से, मतलब शून्य से एक किंगडम कैसे खड़ा होता है? वो कौन सी चिंगारी थी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो घुमंतू कबीरे थे वो अचानक राज्यों में बदल गए, जिनकी बाकायदा नक्शे पर एक जगह थी? बस यही पहेली आज हम सुलझाने वाले हैं। देखिए, इस पूरे बदलाव की जो जड़ें हैं ना, वो हमें मिलती हैं वैदिक युग के ठीक आखिर में। इसे एक तरह का टर्निंग पॉइंट समझ सकते हैं। मतलब एक ऐसा दौर जब समाज एक बहुत बड़ी करवट ले रहा था, एक ऐसी करवट जो भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कबीले कैसे इलाकों में तब्दील हुए। फिर 16 महाजनपदों के उदय को समझेंगे। इसके बाद हम सत्ता चलाने के 2 बिल्कुल अलग अलग मॉडल्स पर बात करेंगे। फिर हमारा फोकस होगा मगध पर, कि आखिर वो कैसे एक सुपर पावर बना। और आखिर में हम देखेंगे कि एक महान साम्राज्य की बुनियाद असल में रखी कैसे गई। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, कबीलों से क्षेत्रों तक का सफर। और इस पूरे सफर के केंद्र में थी एक, कह सकते हैं, कृषि क्रांति, जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, शुरुआत में क्या था कि समाज जन में बटा हुआ था। जन मतलब ये घुमंतू कबीले थे। इनकी पहचान किसी जमीन से नहीं थी, बल्कि इस बात से थी कि वो किस खानदान के हैं, किसके रिश्तेदार हैं। मतलब खून का रिश्ता ही सब कुछ था। लेकिन ये पूरी पहचान बहुत जल्द बदलने वाली थी। और फिर 2 आविष्कारों ने आकर मानो पूरा खेल ही पलट दिया। पहला था लोहे का फाल। इससे जमीन को बहुत बहुत गहराई तक जोता जा सकता था। और दूसरा था धान की रोपाई की नई तकनीक। और नतीजा, अरे पैदावार में जैसे धमाका हो गया। इतिहास में पहली बार लोगों के पास जरूरत से ज्यादा अनाज होने लगा। अब सोचिए, जब पेट भरने की टेंशन खत्म हो गई तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत भी खत्म हो गई। लोग एक ही जगह पर टिककर रहने लगे और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उनकी पहचान खून के रिश्तों से ज्यादा उस जमीन से जुड़ गई जिस पर वो रहते थे। और यहीं से जन्म हुआ जनपदों का। शब्द को देखिए, जनपद यानी वो जगह जहां जन ने अपने पद यानी पैर जमा लिए। ये एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी सोच। लेकिन ये जनपद तो बस एक शुरुआत थी। बहुत जल्द ये छोटे छोटे इलाके और बड़े और शक्तिशाली हो गए और एक नए पॉलिटिकल एरिया में उतर आए। और ये थे 16 महाजनपद। महाजनपद, इसका सीधा सा मतलब है महान क्षेत्र या ग्रेट रेल्म। ये वो 16 बड़े और ताकतवर राज्य थे जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया था। और हाँ, ये अपने से पहले वाले जनपदों से कई कई ज्यादा शक्तिशाली थे। और ये जो 16 महाजनपद थे, ये पूरे भारत में फैले हुए थे। उत्तर पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में अंग तक और दक्षिण में अवंती तक। मतलब ये एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं काफी भीड़भाड़ वाला पॉलिटिकल मैदान बन चुका था। अब जाहिर सी बात है, जब इतने सारे ताकतवर पड़ोसी हों तो शांति की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये 16 के 16 राज्य लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे, कभी जमीन के लिए, कभी नदियों के लिए, तो कभी सिर्फ सत्ता के लिए। ये इतिहास का एक शाही बैटल रॉयल था, समझ। और जब ये जंग की धूल छटी तो 16 में से सिर्फ 4 ही मैदान में बचे थे, मगध, वत्स, अवंती और कोसल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इन चारों में से भी सिर्फ एक ही था जो आगे चलकर भारत का पहला महान साम्राज्य बनने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि ये जो राज्य थे, ये चलते कैसे थे? इनको चलाने का सिस्टम क्या था? चलिए अब सत्ता के 2 बिल्कुल अलग अलग मॉडल्स को समझते हैं। एक तरफ था राजतंत्र और दूसरी तरफ गणतंत्र। तो सत्ता चलाने के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके थे। एक तरफ थे राजतंत्र, जैसे कि मगध। यहाँ सारी की सारी ताकत एक राजा के हाथ में होती थी जो विरासत में मिलती थी। यहाँ फैसले तेजी से होते थे और सेना बहुत मजबूत होती थी। वहीं दूसरी तरफ थे गणतंत्र, जैसे लिच्छवी। यहाँ शासक को चुना जाता था और सारे बड़े फैसले मिलकर लिए जाते थे। ये शायद ज्यादा स्थिर होते होंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये था, क्या ये एक ताकतवर राजा के हमले का सामना कर सकते थे? और बस
यहीं से हमारी कहानी पहुंचती है अगले पड़ाव पर, मगध का उदय। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन 4 बचे हुए राज्यों में से आखिर मगध ही क्यों और कैसे एक सुपर पावर बनकर उभरा। तो मगध के पास ऐसा क्या खास था जो बाकियों के पास नहीं था? देखिए, इसका जवाब ना उसकी जमीन में ही छिपा है। वहां के उपजाऊ मैदानों की वजह से खेती जबरदस्त होती थी, जिससे खजाना हमेशा भरा रहता था। गंगा और सोन जैसी नदियां व्यापार के लिए हाईवे की तरह थीं। पास में ही लोहे के भंडार थे, जिनसे उस जमाने के सबसे बेहतरीन हथियार और औजार बनते थे। जंगलों से मिली लकड़ी से मजबूत रथ और घर बनाए जाते थे। और फिर था उनका सबसे बड़ा हथियार, हाथियों की एक विशाल सेना। एक ऐसी मिलिट्री पावर जिसका उस वक्त किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। मतलब मगध के पास कामयाबी का सारा सामान पहले से ही मौजूद था। लेकिन देखिए, सिर्फ संसाधन होना ही काफी नहीं होता, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए एम्बिशियस शासक भी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं उन राजाओं की जिन्होंने इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके मगध साम्राज्य की नींव रखी। मगध की कहानी को असल में 3 बड़े और एम्बिशियस राजाओं ने गढ़ा। सबसे पहले आए बिंबिसार 542 ईसा पूर्व में। फिर उनकी जगह ली उनके ही बेटे अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में। और उनके बाद आए उदयन। इन तीनों ने मिलकर मगध को एक छोटे से राज्य से एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। बिंबिसार एक बहुत ही चतुर राजा थे। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि असली ताकत सेना में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को खुश रखने में है। उन्होंने कूटनीति, शादियों और जीत, इन सब के जरिए मगध का विस्तार किया। वो एक निर्माता थे। लेकिन उनके बाद जो आया वो एक विनाशक था। अपने पिता से बिल्कुल अलग उनके बेटे अजातशत्रु ने गद्दी के लिए अपने ही पिता की जान ले ली। उनका रास्ता डिप्लोमेसी का नहीं बल्कि तलवार का था। उन्होंने कोसल को हराया और जो ताकतवर लिच्छवी गणतंत्र था उसे पूरी तरह से कुचल दिया। और इसी के साथ उन्होंने मगध को उत्तरी भारत का बेताज बादशाह बना दिया। तो हमारे सामने सत्ता के 2 मॉडल हैं। एक तरफ बिंबिसार का कुशल प्रशासन और दूसरी तरफ अजातशत्रु की जबरदस्त सैन्य ताकत। दोनों ने ही मगध को मजबूत बनाया। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, किसी भी साम्राज्य को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए क्या जरूरी है? एक अजेय सेना, एक लबालब भरा हुआ खजाना, या फिर एक खुशहाल प्रजा? शायद असली जवाब इन तीनों के सही संतुलन में ही छिपा है। सोचने वाली बात है ना?